हेलो गाइस, मेरा नाम मयन आनंद है और मैं रिसेंटली एंग्लो ईस्टर्न ईटीओ स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों मैंने क्लियर किया है। और मैंने रिसेंटली ही आईटी से मर्चेंट नेवी में स्विच करने का फ़ैसला लिया। पहले मैं एक आईटी स्टार्टअप कंपनी में काम करता था और मैंने ये फ़ैसला लिया कि मुझे एज़ एन ईटीओ मर्चेंट नेवी में करियर बनानी है। मेरा मेडिकल अभी 2 दिन पहले कंप्लीट हुआ है, तो मैं मेडिकल से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल पे अपलोड करूंगा। तो मैं अपने मर्चेंट नेवी की जर्नी की वीडियोस भी इसी चैनल पर अपलोड करूंगा। तो अगर आपको वो वीडियोस देखना है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी फ्यूचर वीडियोस। तो कहानी की शुरुआत दिसंबर से होती है, जब मैंने एंग्लो ईस्टर्न ईटीओ स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए सोचा। तो मैंने दिसंबर में अप्लाई किया और मैंने एग्ज़ाम का सेंटर दिल्ली चूज़ किया था। तो मेरा एग्ज़ाम 18 जनवरी को दिल्ली सेंटर पे हुआ। एग्ज़ाम में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस से प्रिपेयर किया था। तो मेरे हिसाब से अगर आपको भी प्रिपेयर करना है इसके ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, तो आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। एंग्लो ईस्टर्न में मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। 18 जनवरी को मैंने एग्ज़ाम दिया और 19 जनवरी को रिज़ल्ट आ चुका था, जिस रिज़ल्ट में मैंने ऑनलाइन एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया था। अब उन्होंने बोला था कि इंटरव्यू का डेट वो लोग नेक्स्ट मेल में मेंशन कर देंगे। तो उसके लगभग 20 दिन बाद इंटरव्यू का डेट आता है। तो मेरे हिसाब से 9 फरवरी को मेरा इंटरव्यू का डेट आता है और इंटरव्यू का डेट था 13 फरवरी, जो कि 4 दिन बाद था। तो इस 4 दिन में मुझे एक्सटेंसिवली प्रिपेयर करना था इस इंटरव्यू के लिए। वैसे तो मेरे पास 20 दिन भी थे, लेकिन उस 20 दिन में मैं उतना सीरियस नहीं था जितना सीरियस मैं आगे आने वाले 4 दिनों में हो गया था। तो मैंने काफ़ी तैयारी की इस इंटरव्यू के लिए और फिर इंटरव्यू का डेट आ गया जो था 13 फरवरी। इंटरव्यू में मेरे से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो उन क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके एक प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर कर सकूं। तो इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि ड्रेसअप कैसा रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक फॉर्मल ड्रेसअप रहना चाहिए और ना ही आपको बहुत ज़्यादा भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं, बियर्ड और माउस्टेच नहीं होना चाहिए। अभी तो मेरी दाढ़ी और मूंछ दोनों आ चुकी है क्योंकि मैं 1 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ। और एक फॉर्मल शर्ट फॉर्मल पैंट रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता इस बारे में आपको ज़्यादा वो लोग कुछ बोलेंगे भी। उन्हें मेनली ये मतलब रहता है कि आपका टेक्निकल स्किल्स कैसा है। तो फटाफट चलते हैं अब क्वेश्चंस की ओर। मेरे से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू में। तो सबसे पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन से शुरू किया। मैं अपना इंट्रोडक्शन 2.5 मिनट के आसपास का तैयार करके रखा था, लेकिन उन्होंने मुझे आधे मिनट पर ही रोक दिया और डायरेक्टली टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने लगे। तो पहला क्वेश्चन उनका था, व्हाट इज़ बैक ईएमएफ। तो मैंने इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दिया। फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज़ पीएन जंक्शन। मैंने इसका भी जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज़ जीनर डायोड। तो मैंने इसका एक बेसिक डेफिनेशन बताया। फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया, हाउ डज इट वर्क। फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज़ अ ट्रांसफार्मर। मैंने ट्रांसफार्मर बताया। फिर उन्होंने ट्रांसफार्मर से क्रॉस क्वेश्चन किए, जैसे उन्होंने पूछा था कि व्हाट विल बी द करंट इन द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो मैंने थोड़ा देर सोचकर इसका जवाब दिया कि द करंट विल इंक्रीज। तो उस पर उन्होंने पूछा हाउ एंड विच फॉर्मूला डिड यू यूज़। तो यहाँ पर मैं फंस गया था क्योंकि मैं इस क्वेश्चन के लिए रेडी नहीं था और मैंने शायद उस टाइम पे इस क्वेश्चन का गलत जवाब दे दिया था। फिर मेरे से पूछा गया कि वाई डज एन इंडक्शन मोटर हैज़ हाई स्टार्टिंग करंट। तो इस क्वेश्चन का मैंने अच्छा से जवाब दिया। फिर मेरे से पूछा गया व्हाट इज़ स्लिप। तो स्लिप का मैंने जवाब दिया कि इट इज़ द रेशियो ऑफ सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड। तो ये जवाब भी मेरा इम्प्रॉपर था। तो क्योंकि मैंने सिंक्रोनस स्पीड मेंशन किया तो उन्होंने मेरे से डायरेक्टली पूछ लिया व्हाट इज़ सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड को भी बताने में मेरे से थोड़ी बहुत हिचकिचाहट हुई और मेरा आंसर इम्प्रॉपर था। फिर उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट इज़ एक्टिव एंड रिएक्टिव करंट। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसका मैंने आंसर प्रॉपरली नहीं दे पाया और मैंने डायरेक्टली बोला कि सर आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उन्होंने आगे मेरे से इससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ पावर फैक्टर। तो मैंने पावर फैक्टर का एक बेसिक डेफिनेशन याद करके गया था, जो था कि रेशियो ऑफ एक्चुअल पावर अपॉन अपेरेंट पावर। तो जब मैंने अपेरेंट पावर मेंशन किया तो उन्होंने डायरेक्टली मेरे से पूछ लिया कि व्हाट इज़ अपेरेंट पावर। तो मैंने इसका जवाब दे दिया।
फिर उन्होंने मेरे से पावर फैक्टर से इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछने लगे कि लैगिंग पावर फैक्टर किस केस में होगा, लीडिंग किस केस में होगा, कॉस फाई का वैल्यू अगर ये है तो क्या होगा। तो मैं वहाँ पर ये पावर फैक्टर के इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं बता पाया, क्योंकि मैंने पावर फैक्टर से रिलेटेड चीज़ों का तैयारी अच्छे से नहीं किया था। तो फिर उन्होंने बोला कि मयन, यू आर टचिंग द टॉपिक्स बट यू डोंट नो द टॉपिक्स इन डेप्थ. So I think it is because you are from EC background and the questions we are asking are generally from core electricals. So what we will do is we will give you another opportunity. So we will take your re-interview maybe 1 month just after this date. तो मैंने इस चीज़ पर उनसे क्लैरिफाई कर लिया था कि सर इस चीज़ के लिए मुझे कोई ऑफिशियली मेल आएगा या नहीं। तो उन्होंने बोला कि हाँ मेल आएगा। तो उसी दिन मुझे शाम को मेल आ जाता है कि आपका इंटरव्यू रिजल्ट री इंटरव्यू है, इसका मतलब कि आपका दोबारा इंटरव्यू लिया जाएगा। तो मैं अब वेट कर रहा था कि अब नेक्स्ट इंटरव्यू क्या होगा। इसी के साथ साथ मैंने जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछा था उस बेसिस पे, और उन्होंने कुछ टॉपिक्स मुझे नोट करवाए थे जो कि लगभग 10 से 12 टॉपिक्स होंगे, जिसमें कोर इलेक्ट्रिकल्स के बहुत सारे टॉपिक्स थे। तो वो सारे टॉपिक्स को मैंने प्रिपेयर करना अच्छे से शुरू कर दिया था। फिर मैंने और ज़्यादा मेहनत की और फिर नेक्स्ट इंटरव्यू का डेट आ गया जो कि लगभग 1 महीने बाद था। तो मैं अब आपको नेक्स्ट इंटरव्यू का सिनेरियो बताता हूँ। नेक्स्ट इंटरव्यू में मेरे से उन्होंने डायरेक्टली पूछा कि लास्ट टाइम तुम कहाँ अटक गए थे। वैसे तो मैं 1-2 चीज़ में अटका था, लेकिन मैंने 3-4 चीज़ें उन्हें गिनवा दी जिससे मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था। तो ये हो सकता है मेरा स्मार्ट मूव हो। तो मैंने उन्हें मेंशन ये किया कि मैं अटका था स्लिप, पावर फैक्टर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, इन सब टॉपिक्स पर मैं लास्ट टाइम अटक गया था। तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा इज़ मोटर एन इंडक्टिव लोड और रेसिस्टिव लोड। तो मैंने उसका जवाब दिया कि सर ये इंडक्टिव लोड है। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन एन इंडक्टिव लोड, वेदर इट इज़ लैगिंग और लीडिंग। तो मैंने इसका जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा हाउ टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। तो मैंने इसका जवाब दिया सर बाय इंट्रोड्यूसिंग कैपेसिटर इन द सर्किट। फिर उन्होंने पूछा कि कैपेसिटर के अलावा और कोई सोल्यूशन है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का। तो मैं इसका जवाब अच्छे से नहीं दे पाया। फिर उन्होंने कहा कि पावर फैक्टर पर और कुछ बोलना चाहोगे। तो मैं उन्हें अच्छे से समझा दिया कि कैपेसिटर यूज़ करने से क्यों पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है। तो इससे मुझे वो काफ़ी सेटिस्फाइड दिखे। फिर उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट इज़ स्लिप। तो इस बार मैं स्लिप का प्रॉपर आंसर दिया, रेशियो ऑफ स्लिप स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड, वेयर स्लिप स्पीड इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड द रोटर स्पीड। फिर उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट इज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ स्लिप एंड व्हेन डज एन इंडक्शन मोटर अटेन्स इट। तो मैं इसका भी अच्छे से जवाब दिया कि जब इंडक्शन मोटर स्टार्ट होता है तो स्लिप मिनिमम होता है, और जब वो मैक्सिमम स्पीड अटेन कर लेता है तो स्लिप वैल्यू मैक्सिमम होता है। फिर उन्होंने पूछा कि हाउ टू कंट्रोल वोल्टेज इन एन ऑल्टरनेटर। तो इसका भी जवाब मैंने अच्छे से दिया, AVR को यूज़ करके कर सकते हैं। फिर मुझे वो काफ़ी सेटिस्फाइड दिखे मेरे सारे आंसर से। तब उन्होंने मेरे से जनरल बातचीत करना शुरू कर दिया। जैसे कि उन्होंने कहा कि तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, कैसे स्टार्टर वर्क करते हैं, कैसे कॉन्ट्रैक्टर वर्क करते हैं, कैसे रिलेज वर्क करते हैं, और तुम्हें एंग्लो ईस्टर्न के फीस डिटेल्स पता है या नहीं। तो ये सारी बातें हुई और फिर मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया। मैं काफ़ी खुश था और एंटिसिपेट कर रहा था कि मेरा इंटरव्यू का रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा। फिर शाम को मेल आ जाता है कि मैं इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाता हूँ और अभी प्रोविजनली सेलेक्ट हुआ हूँ सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इस इंटरव्यू के बाद अगले दिन मुझे मेल आता है कि मुझे एक साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो उस एग्ज़ाम को देने के लिए मुझे 750 रुपये के आसपास फ़ी भी पे करना पड़ा। उसके बाद मैं साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम देता हूँ नेक्स्ट डे, और साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट एग्ज़ाम नहीं था, वो ईजिली मैं क्लियर कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मुझे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए 3 सेंटर को चूज़ करने के लिए बोला जाता है, जिसमें न्यू दिल्ली, मुंबई और कोची का ऑप्शन था। तो मैं न्यू दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ और फिर मेडिकल देने जाता हूँ। मेडिकल से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मैं बनाने का प्लान कर रहा हूँ, जो मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो के बाद मैं अपलोड करूँगा। So stay tuned for that video as well if you want that video to be uploaded. So this was all about my experience for getting selected in Anglo Eastern, and I will be sharing the rest of my merchant navy journey over this channel only. So stay tuned if you want to get more videos like this. Thank you. Ba 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 ba
bright.